वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे आप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन से इसके मेथड होते हैं। तो बेसिकली आपके तीन मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के: परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड। चलिए तो देखिए, वन बाय वन हम तीनों मेथड को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो परसेंटेज मेथड से हम कैसे प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं? सिंपल, बिल्कुल। देखो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम पहले भी ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा मीन्स, डेल्टा यहां पर रिफ्लेक्ट करता है चेंज को, तो डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एंड डेल्टा पी यहां पर रिप्रेजेंट करता है चेंज इन प्राइस को। क्लियर? एंड यहां पर पी और क्यू रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यहां पर पी किसको रिफ्लेक्ट करता है? ओरिजिनल प्राइस को, एंड क्यू रिफ्लेक्ट करता है ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला इसको हमें याद रखना है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्लियर? कई बार हमें क्या हो गया, फॉर्मूले माइनस साइन मिलेगा, तो माइनस साइन बेसिकली किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये हमारा रिफ्लेक्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड को, मींस प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को। तो लेकिन हमें यहां पर अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इस माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। सेम जब हम यहां पर डिफरेंस निकालेंगे, चेंज निकालेंगे क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस, तो यहां पर भी माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। कैसे? देखो भाई, तो हमें चेंज कैसे निकालना है? सपोज करो किसी कमोडिटी का प्राइस था 10 रुपीज, आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल 20 यूनिट्स का। ठीक है, प्राइस हो गया भाई 20 रुपीज, आप डिमांड कर रहे हो सपोज करो 10 यूनिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओरिजिनल प्राइस को पी से, न्यू प्राइस को हम रिफ्लेक्ट करेंगे पी वन से। ठीक है, तो चेंज कैसे निकलेगा? पी और पी वन का डिफरेंस। तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा भाई? पहले 10 था, 20 हो गया, 10 का चेंज आ गया। सेम यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड का हम चेंज कैसे निकालेंगे? Q1 और Q का डिफरेंस, न्यू क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस। तो पहले 20 था, 10 हो गया, मींस 10 यूनिट्स का चेंज आ गया। तो चेंज इन क्वांटिटी हो गया आपका 10 यूनिट्स एंड चेंज इन प्राइस 10 रुपीज। क्लियर? तो ऐसे हमें चेंज को फाइंड करना है। चलो भाई, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो, तो हमारे सामने रहा एक न्यूमेरिकल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 5 टू 6 रुपीज। कि भाई पहले प्राइस कितना था? 5 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस को हम रिफ्लेक्ट करते हैं किससे? पी से। देन न्यू प्राइस कितना हो गया? न्यू प्राइस को हम रिफ्लेक्ट करेंगे P1 से 6 रुपीज। एंड ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी भाई? तो एज अ रिजल्ट डिमांड फॉल फ्रॉम 100 यूनिट टू 80। तो मींस पहले डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स की, देन फॉल होके न्यू क्वांटिटी डिमांड आपकी कितनी हो गई? 80 यूनिट्स की। यहाँ पर हमें फाइंड करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे आएगा? पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 20 यूनिट्स का, 20 अपॉन चेंज इन प्राइस, पहले 5 था, 6 हो गया, तो चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा? चेंज इन प्राइस आपका हो जाएगा 1 रुपीज का। तो 1 इंटू ओरिजिनल प्राइस 5 है, ओरिजिनल क्वांटिटी मींस जो आप पहले डिमांड कर रहे थे 100 यूनिट्स। फाइंड कर लो, 12 5 100, 5 1 5, कितना आ जाएगा? 1। मींस कैसी डिमांड है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम भी देख लेते हैं। सपोज करो अ कंज्यूमर परचेज 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज रुपीज। तो यहाँ पर एक और हम लेते हैं क्वेश्चन। एक कंज्यूमर है, वो क्या कर परचेज करता है 20 यूनिट्स जब प्राइस था 4 रुपीज का। मींस पी जब 4 था तब क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी? 20 यूनिट्स। ठीक है, प्राइस जब 4 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांड हो रही थी 20 यूनिट्स। देन ही परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन प्राइस फेल टू रुपीज 3। प्राइस क्या हो गया भाई? प्राइस डिक्रीज हो गया,
मींस न्यू प्राइस आपका हो गया है P1 ₹3, जिसकी वजह से अब कंज्यूमर न्यू क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहा है, पहले 20 डिमांड कर रहा था, अब वो डिमांड कर रहा है 30 यूनिट्स की। हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे करेंगे भाई, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी 20 से 30 होगी, कितने का चेंज आ गया, 10 का चेंज आ गया भाई। चेंज इन प्राइस 4 से 3 हो गया, कितने का चेंज आ गया, 1 का चेंज आ गया, इनटू ओरिजिनल प्राइस भाई 4, ओरिजिनल क्वांटिटी जो हम पहले डिमांड कर रहे थे 20, फाइंड कर लो, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इट मींस यहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हुई, ग्रेटर देन 1 है, इट मींस हाईली इलास्टिक है, इसको हम बोल सकते हैं इलास्टिक डिमांड हमारी। क्लियर, तो ऐसे हमें प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज मेथड को अप्लाई करना है। चलो भाई नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मेथड था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल भाई, बिल्कुल। चलो देखो कैसे करना है, इलास्टिक डिमांड। तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के यूज करेंगे, डिमांड इलास्टिक कब होगी, व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। देखो तो सिंपल है, जब आपका प्राइस फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो, इंक्रीज हो जाए। अगर प्राइस फॉल हो रहा हो और उससे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा हो, या फिर प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा हो, इट मींस प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो, अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड होगी हमारी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मींस ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज करो भाई किसी कमोडिटी का प्राइस अब 60 रुपीज था, आप डिमांड कर रहे थे 10 यूनिट्स, प्राइस डिक्रीज हो गया 60 से 50 हो गया, तो आप ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा करोगे, 30 यूनिट्स कर रहे। टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना आया, प्राइस इंटू क्वांटिटी, आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 16 इंटू 10 600, 15 इंटू 13 650। तो देखो जब प्राइस आपका डिक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ गया, 600 से कितना हो गया 650। या ऐसे हम समझ सकते हैं प्राइस क्या हुआ, 50 से जब 60 हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, 650 से 600 हो गया। इट मींस ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा ग्रेटर देन 1। अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर आपका प्राइस में चेंज कम है एंड डिमांड में चेंज ज्यादा है, तो क्या होगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट इसका टाइप, नेक्स्ट है आपका इनइलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक डिमांड जब प्राइस फॉल होने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा हो, प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे केस में आपका डिमांड होता है इनइलास्टिक, मींस लेस देन 1। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं, प्राइस ऑफ 60 था, डिमांड कर रहे थे आप 10 यूनिट्स की, प्राइस ऑफ 50 हुआ, डिमांड आप कर रहे हैं 11 यूनिट्स की, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, बट टोटल एक्सपेंडिचर 16 टू 10 600, 15 टू 11 550। तो यहाँ पर देखो प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या डिक्रीज हो गया, 600 से कितना हो गया 550। या फिर हम ऐसे समझ सकते कि प्राइस 50 से 60 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 550 से 60 हो गया, मींस बढ़ गया। तो जब प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए एंड प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे केस में आपका कैसा इलास्टिसिटी होता है, इन इलास्टिक डिमांड होती है, मींस इलास्टिसिटी आपकी होगी लेस देन 1। क्लियर है, यहां पर हम इससे भी देख सकते हैं ग्राफ से, प्राइस में क्योंकि यहाँ पर चेंज ज्यादा है और डिमांड में चेंज कम हो रहा है, यही हमने स्टडी किया था डिग्री में कि जब भाई प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज हो तो ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी होता है लेस देन 1। चलो भाई नेक्स्ट आपका इसमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होगी, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर का यूज कर रहे हो, तो जब प्राइस में चेंज होने से, ठीक है, when total expenditure does not change with a change in the price, कि प्राइस में चेंज होने से अब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी होगा यूनिटरी इलास्टिक, मींस इक्वल टू 1। एग्जांपल से देखते, जब आपका प्राइस 60 था, डिमांड कर रहे थे आप 10 यूनिट्स का, प्राइस डिक्रीज हुआ, आपने डिमांड बढ़ा दी 12 यूनिट्स, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर 16 टू 10 600, 15 टू 12 600। तो प्राइस चेंज होने से इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, आपको टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इक्वल टू 1। यहां पर देखो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, तो क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये आपके 3 केस आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है।
ये इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं इसको कि जब प्राइस फॉल हो रहा हो और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो, प्राइस राइज हो रहा हो फिर भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी होगी यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, मींस इक्वल टू 1। और जब प्राइस फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा हो, प्राइस राइज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज हो रहा हो, तो ऐसे केस में डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड, मींस लेस देन 1। और जब प्राइस फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा हो, प्राइस राइज होने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा हो, मींस टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप हो, ऐसे केस में आपकी डिमांड होगी इलास्टिक डिमांड, मींस ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड की। तो पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड सिंपली कहता है कि भाई ग्राफ पर हम डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? चलो भाई, मैंने एक ले लिया ग्राफ। ठीक है, ये बन गया मेरा एक डिमांड कर्व। ठीक, ये बन गया मेरा एक डिमांड कर्व। और यहां पर सपोज मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर लिया, पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी यहां पर प्लॉट कर लिया। ये पॉइंट सपोज ए हो गया, ये पॉइंट सपोज बी हो गया। और ए और सी को इक्वल पार्ट में एक पॉइंट सपोज डिवाइड कर रहा है डी, और बी और सी को एक पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है सपोज पॉइंट ई। ठीक है, अब यहां पर समझो कि भाई हम पॉइंट मेथड से कैसे इलास्टिसिटी को फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। देखो, लोअर लाइन सेगमेंट अपर लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? सपोज करो भाई सी पॉइंट का इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो गया? बी। तो लोअर सेगमेंट आपको हो गया सी बी। ठीक है, एंड अपर सेगमेंट क्या हो गया? सी ए। क्योंकि भाई सी ए सी बी दोनों ही इक्वल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। इट मींस आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर क्या होगी? इक्वल टू 1, मींस यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर है? सेकंड, अगर हम बात करें कि हमें भाई पॉइंट बी की इलास्टिसिटी फाइंड कर, ठीक है, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो गया? 0 है भाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं बी के, तो क्या आ जाएगा? 0 अगर हम बी पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं। अपर सेगमेंट हम देखें बी ए। क्लियर? तो जब हम भाई 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? आपको 0 ही आता है। इट मींस यहां पर इलास्टिसिटी कैसी होगी? आपकी 0 इलास्टिसिटी होगी। क्लियर है? चलो भाई, अगर हम बात करें कि मुझे ए पॉइंट का इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो इसका लोअर सेगमेंट कितना हो गया? ए बी। ठीक है, अगर मैं पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी फाइंड करूं तो लोअर सेगमेंट मेरा ए बी, एंड अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं भाई, क्या है? 0 है अपर सेगमेंट। तो 0, तो जब हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? इनफिनाइट। इट मींस यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? इलास्टिसिटी होगी आपकी इनफिनाइट। इट मींस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी यहां पर। क्लियर है ना? अब मैं बात करूं मुझे डी पॉइंट के लिए भी इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या है? डीबी अपन अपर सेगमेंट क्या है इसका? डी ए। तो यहां पर क्या है भाई? यहां पर लोअर सेगमेंट आपका ग्रेटर देन है अपर से, तो जब लोअर सेगमेंट आपका ग्रेटर देन हो अपर सेगमेंट से, तो ऐसे केसेस में आपका इलास्टिसिटी होता है ग्रेटर देन 1। तो यहां पर कैसी इलास्टिसिटी हो जाएगी? हाईली इलास्टिक हम बोल सकते हैं भाई, इलास्टिक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ईपी ग्रेटर देन 1। यहां क्या था भाई? इनफिनाइट। बी पॉइंट पर क्या था? बी पॉइंट पर थी आपकी इलास्टिसिटी 0। अब सेम अगर हमें भाई और सी पॉइंट पे क्या थी? 1। अब हमें ई पॉइंट के लिए इलास्टिसिटी फाइंड करना, तो लोअर सेगमेंट ई बी अपॉन अगर अपर सेगमेंट ई ए। तो यहां पर क्या है भाई? लोअर सेगमेंट जो है वो आपका लेस देन है अपर से, तो ऐसे केस में आपका इलास्टिसिटी भी क्या होगी? लेस देन 1। क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो यहां पर आपका इलास्टिसिटी होगा ईपी इक्वल टू लेस देन 1, मींस इन इलास्टिक डिमांड होगी। क्लियर है ना? तो ऐसे हम एक स्ट्रेट डिमांड कर्व पर पॉइंट इलास्टिसिटी की हेल्प से डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इलास्टिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ए तो था भाई जब हमारा कैसा कर्व हो? डिमांड कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व की। ये तो स्ट्रेट लाइन की, अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिमांड कर्व की। चलो भाई, तो अगर सपोज करो नॉन लीनियर डिमांड कर्व है, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, चलो तो यहां पर हम कैसे इलास्टिसिटी को फाइंड करेंगे? देखो,
तो ये हमारा एक हो गया अभी डिमांड कर्व, हम यहाँ पर एक ले लेंगे। चलो ये डिमांड कर्व है, ठीक है। सपोज पॉइंट ए, सपोज पॉइंट बी। अब हमें मुझे क्या करना है, सपोज इस पॉइंट का इलास्टिसिटी फाइंड करना है, तो यहां से क्या जाएगी, एक टेंजेंट लाइन होकर के जाएगी। क्लियर, ये डिमांड कर्व हो गया। तो सिंपली यहां पर ये बोला जाता है कि भाई जिस पॉइंट का हमें इलास्टिसिटी फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर, वहां से क्या जाएगी, एक टेंजेंट लाइन जाएगी। तो भाई यहां पर कैसे हम फाइंड करेंगे, लोअर सेगमेंट सी बी अपॉन अपर सेगमेंट सी ए, ठीक है। दोनों क्योंकि इक्वल है तो क्या आ जाएगा, 1 मीन्स कैसी डिमांड है यहाँ पर, यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि इक्वल टू 1 है। तो ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट पर नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे वहां से एक हमारा क्या होगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर, तो ये था हमारा पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की। तो पहला तो हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके जो डिफरेंट मेथड है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के, वो हमने स्टडी कर लिए है ना। प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड जियोमेट्रिक मेथड। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की। तो 3 टाइप थे, प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस। तो हमारा सेकंड टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे भाई प्राइस इलास्टिसिटी आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है प्राइस और किसमें, क्वांटिटी डिमांड में। सेम इनकम इलास्टिसिटी आपका रिलेशनशिप डिफाइन करेगा क्वांटिटी डिमांड और कंज्यूमर की इनकम के बीच में। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो फॉर्मूले में यहां पर हम कैसे इसको लिख सकते हैं भाई, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन क्वांटिटी। तो सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो इनकम इलास्टिसिटी है उसके भी आपके भाई डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होती है इनकम इलास्टिसिटी आपकी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी भी होती है। क्लियर, और आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी भी होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मींस जब आपका इनकम बढ़ने से आपका डिमांड भी क्या हो रहा हो, क्वांटिटी डिमांड भी आपका बढ़ रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के भी आपके 3 केस होते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इनकम इलास्टिक डिमांड की। तो इनकम इलास्टिक कब होगी, इलास्टिक का यहां पर सिंपल सा मतलब है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक कब होगी, जब आपका इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा हो। सपोज कर इनकम राइज हुई है आपकी 10% से, ठीक है, और आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गया सपोज करो भाई 25% से, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका पॉजिटिव इनकम कैसी होगी, इलास्टिक होगी, मींस ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है। सेकंड है आपका इनकम इन इलास्टिक। तो इनकम इन इलास्टिक कब होगा, जब आपका इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज कम हो रहा हो। मींस पॉजिटिव है तो राइज तो हो रहा, बट इनकम में जितना इंक्रीज हो रहा उसके कंपैरिजन में आपका डिमांड में इंक्रीज नहीं हो रहा। सपोज करो इनकम में राइज हुआ है 10% और डिमांड में सेट राइज हुआ है आपका 5% का, तो यहां पर क्या होगा, आपका इनकम इन इलास्टिक होगी। यूनिटरी इनकम इलास्टिक का मीन जब आपका इनकम में जो इंक्रीज है और जो डिमांड में इंक्रीज है दोनों ही क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हुआ। सपोज करो 10% इनकम इंक्रीज हुई जिससे आपका 10% डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आपका होगा भाई पॉजिटिव यूनिटरी इनकम इलास्टिक। क्लियर है। अब हम सेकंड टाइप की भी बात करते हैं। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक होगी, आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिक भी होती है। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिक कब होगी, देखो पॉजिटिव में हमने क्या स्टडी किया कि जब इनकम बढ़ने से आपका डिमांड भी बढ़ रहा हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। आपका नेगेटिव इनकम इलास्टिक क्या होता है, जब आपका इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो रही हो, कम हो रही हो। जब आप इनकम बढ़ने से डिमांड क्या हो रही हो, कम हो रही हो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम इलास्टिक। ये कब होता है, ये भाई होता है आपका इंफीरियर गुड्स के केस में हमने स्टडी किया था कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम आ जाती है। तो जब भाई इनकम के राइज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाए दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो ये नेगेटिव किसके केस में होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में। कैसे गुड्स के केस में होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी कब होगा? जब आपका इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पर कोई भी चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन अनचेंज एज इनकम इंक्रीजेस, कि जब भाई इनकम इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना हो, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम डू नॉट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। कि भाई इनकम में डिक्रीज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो, उससे क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये कब होता है? ये बेसिकली आपका एसेंशियल कमोडिटीज के केस में होता है, कि भाई जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई उनका प्राइस कम, हमारी इनकम बढ़े या कम, ठीक है। हम बहुत ज्यादा भाई उनका कंजप्शन नहीं करने से सॉल्ट हो गया, तो क्या होगा? एक लिमिट तक ही हम कंजप्शन करेंगे, ठीक है। इनकम हमारी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उससे हमारा डिमांड पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमने स्टडी किया था, क्या होता है? जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से डिफरेंट गुड्स की डिमांड में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। कि भाई कमोडिटी वाई के प्राइस में चेंज होने से कमोडिटी एक्स की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? तो भाई इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी अगर हम फॉर्मूले को ड्रॉ करें तो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स, ठीक है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू की भाई किसका? एक्स की कमोडिटी में चेंज डिवाइडेड बाय वाई के प्राइस में चेंज इंटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके भी भाई तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है? तो व्हेन प्राइस इंक्रीज ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीज डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। जब भाई कमोडिटी एक्स के प्राइस, जब सपोज करो प्राइस जो है कमोडिटी वाई का इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से डिमांड जो है कमोडिटी एक्स की इंक्रीज हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। भाई कैसे गुड्स के केस में होता है? ये हमारा होता था सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। किस में होता था? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कि जब भाई सपोज करो टी का प्राइस बढ़ता था तो उससे क्या होती थी? कॉफी की डिमांड बढ़ती थी। क्लियर है ना? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा? पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी। क्लियर है ना? कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहां पर होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कि भाई जब एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, ठीक है। कि भाई प्राइस बढ़ने से, सपोज एक्स का प्राइस बढ़ने से कमोडिटी वाई की डिमांड कम हो गई है, तो ऐसे केस में क्या होगा? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। थर्ड है जीरो। जीरो इलास्टिसिटी होती है जहां पर गुड्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी गुड्स और कमोडिटीज, ठीक है। सपोज करो भाई टी का प्राइस बढ़ गया, तो टी के प्राइस के बढ़ने से सपोज करो भाई फर्नीचर हमें खरीदे, तो फर्नीचर की डिमांड पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई लेने ही देना नहीं है, आपस में रिलेटेड ही नहीं है। तो ऐसे गुड्स के केस में कैसी डिमांड होती है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। कैसी इलास्टिसिटी होगी? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जब दो गुड्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। क्लियर? तो ये था बेसिकली हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है। आज हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।